गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने कमेंट साथ के साथ इसमें लिखते रहिए ताकि पता लग सके कि क्या और अभी हमें करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परमाणु मॉडल। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो परमाणु मॉडल के नाम से चल रहा था। परमाणु मॉडल में मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ थॉमसन मॉडल के बारे में कि थॉमसन मॉडल क्या है, और दूसरा मॉडल मैं आपको बता चुकी हूँ रदरफोर्ड का। जो हमारे पहले के वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये मॉडल किस तरीके से काम में लिए गए, क्या क्या इनकी कमियां रही। ठीक है, सबसे पहले हमने थॉमसन की बात करी थी। थॉमसन मॉडल को हमने जो नाम दिया था उसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। मैंने आपको बताया था कि इस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। इस कमियों को दूर करने के लिए 1911 में कौन आया था, रदरफोर्ड आया था, और उन्होंने क्या दिया था, नाभिकीय मॉडल। इस मॉडल से हम कह सकते हैं कि नाभिक के बारे में तो पता लग गया था कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में भी या यूं कहें कि इस मॉडल में भी क्या पाई गई थी, कमियां पाई गई थी। और इन कमियों को दूर करने के लिए, या हम यूं कहें कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए 1913 में एक मॉडल दिया गया जिसे बोर मॉडल के नाम से जानते हैं। कौन सा दिया गया, बोर मॉडल। तो हाँ जी बिल्कुल, हम आज यही वाला मॉडल स्टार्ट करेंगे, तीसरा बोर मॉडल। कि इन दोनों की कमियां थी, पहले इसकी कमियां थी, इसकी कमी को दूर करने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड आया, और रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए कौन आया, नील्स बोर आया। देखिए केमिस्ट्री में आपको बहुत सी सारी जगह बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कमी नहीं होगी तब तक आगे की खोज हो ही नहीं सकती है। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, और प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। और डेफिनेटली ये जो टॉपिक है मैं आज जो आपको पढ़ाने वाली हूँ ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बोर का मॉडल। आई होप तो आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, और आपने सारे वीडियोस को लाइक किया होगा, देखा होगा। मैं मानती हूँ आपको थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम में आ रही है, वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम है, बट आज की वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपको साउंड प्रॉब्लम मिले। आज की वीडियो बहुत अच्छे से होने वाली है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए हम बात कर रहे थे अपना तीसरा मॉडल जिसे बोलते हैं बोर मॉडल। ठीक है, ये बोर मॉडल था। ये क्या था कि जो रदरफोर्ड की कमियां थी, जो हमारे रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए 1913 में एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर। कौन से थे, नील्स बोर। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बोर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में एक मॉडल दिया था जिसे बोर मॉडल के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो मॉडल था इसका सबसे मेन बात है कि ये किस पर आधारित था, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। किस पर आधारित है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और आपको मैं बता दूं कि क्वांटम सिद्धांत आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पर भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, या वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में बताने वाली हूँ कि क्वांटम की क्या है, क्योंकि आपका एक टॉपिक आने वाला है यहाँ पर और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो वहां मैं आपको पूरी चीज पढ़ाऊंगी आराम से। बाकी आप फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत क्या था और किस तरीके से ये। ठीक है, तो अब इसका जो मेन कारण था मैं बता देती हूँ कि जो ये बोर मॉडल था वो किस पर आधारित था, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। जो बोर था उसने अपनी इस मॉडल में 5 अवधारणाएं प्रस्तुत की। कितनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, 5 अवधारणाएं प्रस्तुत की। और आपको अच्छे से पता है ये 5 अवधारणाएं अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, इन्हीं से हम बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट करने वाले हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
इन पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये अवधारणाएं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अवधारणाएं ही क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये अवधारणाएं क्या हैं, किस तरीके से है, तो एक एक करके हम अब अच्छे से इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहली अवधारणा क्या थी, बोर के मॉडल की। बोर मॉडल की अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है भाई। ये बोर मॉडल ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनते हैं भाई यहाँ से, और कराए भी जाएंगे आपको यहाँ। पहला ये कहता है कि देखिए, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, रदरफोर्ड के सिद्धांत में नाभिक था। नाभिक कैसा था, पॉजिटिव। जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एक वृत्ताकार, ठीक है, क्या कहना चाहती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। इस वृत्ताकार पथ को क्या नाम दिया गया, कक्ष, कोश और ऊर्जा स्तर। ठीक है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है एक वृत्ताकार पथ पर, तो उस वृत्ताकार पथ को क्या नाम दिया गया, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर। जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक है, सबको दिख रहा होगा, ये नाभिक है, अगर इसके चारों तरफ मान लीजिए पैन इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है इस तरीके से, दिख रहा है आप सभी को, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये क्या है, ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, और ये वृत्ताकार पथ क्या नाम से जाना जाता है, कक्ष, कोश या फिर ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, और ये आपका क्या कहलाएगा, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर। तो यहां से नाभिक से बाह्यतम कोश, इसके लिए ये होगा, इसके लिए यहां पर ये होगा कि नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम किस पे प्रदर्शित करते हैं, KLMN, या इसे हम 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसे हम N से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं जब आगे क्वांटम संख्याएं पढ़ाऊंगी तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप खुद पढ़ के कहेंगे कि वाह मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमने पहला क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर लगाता है, और उस वृत्ताकार पथ को किस नाम से जानते हैं, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर। नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम KLMN, ये चीजें आपने 10th में पढ़ी होगी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने होंगे, 2 8 18 32 वाला सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि 2 8 18 32 जो होते हैं, पहले कोश जो होगा उसमें 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 18। इस तरीके से आप देखोगे कि एक एक शेल में हम क्या करते हैं, यहाँ इनको भरते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था बोर मॉडल का, कि इसने, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब कोई नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमता है, तो वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है, और उस वृत्ताकार पथ को क्या नाम दिया गया, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पोस्टुलेट पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी इस बेस पे देखी होंगी। अच्छा, आप में से कितने जनों ने मौत का कुआं देखा है? ऑब्वियसली आप सबने टीवी वगैरह में मौत का कुआं देखा होगा। और आपने बाइकर्स की रेस देखी है? आपने देखा होगा कि वो एकदम से नीचे पैर मोड़ लेते हैं जब वो कॉर्नर, जो घुमाव पे आते हैं, देखा है आप सबने? वो ऐसा क्यों होता है? उनके पैर जो घुटने हैं वो टिकते क्यों नहीं है? कभी सोचे इस बात के बारे में? नहीं सोचा होगा, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हमारा दूसरा जो पोस्टुलेट है, दूसरी अवधारणा है, वो क्या कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार का पथ पर चक्कर लगाता है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बल काम करते हैं। पहला बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और दूसरा जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। पहला अभिकेंद्रीय बल और दूसरा कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। देखिए कैसे, ये नाभिक है, ठीक है, एक बल तो कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, ऊपर लगने वाले बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और नीचे जो बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक
ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर दो तरीके के बल काम करते हैं, और ये दोनों बल क्या करते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, और इसी संतुलन के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ रहता है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल को क्या कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है। यही कारण है कि जब बाइकर्स क्या करते हैं, रेसिंग करते हैं और सडन घुमाव पर आते हैं तो उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि वहां ये बल एक दूसरे को क्या कर जाता है, संतुलित कर जाता है। आप लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, दूध जब मम्मी घर में मलाई में से घी निकालती है तो वो सारी चीजें भी इन्हीं बलों पर आधारित होती है। घी का ऊपर की तरफ आना, ये सारी चीजें इसी में चलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर दो तरीके के बल काम करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। तो देखिए अभिकेंद्रीय जो बल होता है, अब मैं आपको इसकी कुछ दिखाती हूँ। इसमें अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसके बराबर होता है, अपकेंद्रीय बल के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा क्यों होता है तो आप क्या कहोगे, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के क्या कर देता है, संतुलित। क्योंकि एक ऊपर की तरफ लगता है तो दूसरा बल कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, जो एक दूसरे को क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो देखिए अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो होता है आपका ZE² अपॉन R। देखिए ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम जब निकालेंगे आगे तो इसी के बेस पर हम आगे इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका दूसरा बल होगा अपकेंद्रीय बल वो होगा mv² अपॉन R। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो अपकेंद्रीय बल के बराबर है। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा यहाँ पर, ZE² अपॉन R², और ये होगा आपका mv² अपॉन R। तो देखिए एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ZE² अपॉन R बराबर mv²। मैं इसको R.R करके भी लिख सकती हूँ, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। यानी कि ये जो बल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो या तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन में आ जाती, कुछ भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ, वो इसी रीजन के कारण हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको दूसरा पोस्टुलेट भी समझ आ गया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षों में घूमता है तो उस पर दो तरीके के बल काम करते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करता रहता है, घूमता हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट हो गया। इसके बाद जब हम बात करेंगे वो तीसरे पोस्टुलेट की करेंगे कि तीसरी अवधारणा क्या कहती है। ठीक है, तीसरी अवधारणा ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। दोबारा सुनिए, हमने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग, जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ घूम रहा था, कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ होगी, कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यानी कि वो चक्कर लगाता रहता है पूरे कक्ष में। तो जो उसका कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। देखिए n यहाँ पर आपका 1 2 3 4 कोई से भी कक्ष हो सकते हैं। h बराबर जो होता है वो यहाँ आपका प्लांक नियतांक होता है। ये नियतांक फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 2 आपको पता है कि एक नियत राशि है, और पाई की वैल्यू यहाँ होती है 22/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर 34। आप इसको यदि ये जूल सेकंड में लेंगे, अगर इसको अर्ग में लेते हैं तो ये आपको 28 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको काम आने वाली है, आगे मैं सिखाऊंगी कैसे क्या होगा। तो हमने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। कभी आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन ढाई कक्षा में घूम रहा है, आपने 10th में इतना तो पढ़ा है
कि इलेक्ट्रॉन 2.5 कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन 3.5 कक्षा में है, नहीं सुना होगा। हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तीसरी कक्षा में घूम रहा है, चौथी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि कोणीय जो संवेग होगा, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा नाभिक के चारों तरफ तो वो पूर्ण गुणज में घूमेगा, यानी या तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में या फिर 5वीं कक्षा में। कभी भी ये नहीं दशमलव में नहीं घूमेगा। ये बात याद रख लेना कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा कक्षों में वो दशमलव में नहीं घूमता। अगर ऐसा है तो वो गलत है आपकी अवधारणा, ठीक है। तो हमारे 3 पोस्टुलेट या 3 अवधारणाएं हो चुकी हैं। पहली अवधारणा मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है, जिसे कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। दूसरी बात हमने ये करी कि जो कोणीय संवेग होता है, मैंने भी बात करी कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तीसरी बात ये करी हमने कि यहाँ कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए हमारी जो चौथी अवधारणा है वो क्या कहती है। चौथी अवधारणा ये कहती है हमारी कि जैसे ये नाभिक है, अब बार बार डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई, क्या करें। हमारी 4th अवधारणा ये कहती है कि यदि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कक्षा में घूमता है तो कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, अर्थात ऊर्जा नियत बनी रहती है। इसका कहने का मतलब ये, मान लीजिए मैं इसी कमरे में हूं तो बताइए मेरी एनर्जी लॉस होएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं कर रही हूं और मैं कंटिन्यू इसी रूम में हूं, मैं इसी रूम में ही हूं तो मेरी एनर्जी नहीं होगी। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कक्षा में घूमता है, यानी इसी कक्षा में घूम रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूम रहा है, तो आप देखोगे कि ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता, अर्थात उसकी ऊर्जा कैसी रहती है? नियत बनी हुई रहती है। और यही बोर मॉडल की क्या है? चौथी अवधारणा है कि बोर मॉडल क्या कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ केवल एक ही कक्षा में घूमता है तो क्या होता है? उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता और ऊर्जा नियत बनी हुई रहती है। लेकिन इसका जो अगला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? इसका अगला पोस्टुलेट यानी इसकी 5वीं बात अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5वीं जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए डायग्राम से इसको बहुत जल्दी सीखा जाएगा। देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेंगे। हम ये कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है जब ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाएगा, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए मुझे इस कमरे से ऊपर छत पे जाना है, तो पहले मुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा। जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक एनर्जी नहीं आएगी, अर्थात मुझे ऊर्जा को क्या लेनी पड़ेगी? अवशोषित करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने ऊर्जा तो ले ली, अब मेरे में इतनी ऊर्जा है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे ऊपर छत पे जाना है, मैं चले गई, लेकिन जैसे मैं ऊपर से छत से नीचे आऊंगी तो मेरी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगा। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। तो ठीक यही कंडीशन इनके साथ भी होती है। कैसे होती है? कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब है कि उसको ग्रहण करता है, ठीक है। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी कि मैं यदि नीचे से ऊपर जा रही हूं तो सबसे पहले क्या लूंगी? ऊर्जा को प्राप्त करूंगी, क्योंकि तभी तो मेरे में एनर्जी आएगी कि मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकूं, ठीक है। और आपको मैं इसका एक अच्छे से डायग्राम से और बता देती हूँ कि देखिए 2 स्तर होते हैं, ये आपके आगे तक काम में आने वाला है। एक होता है निम्न ऊर्जा स्तर, जिसे हम स्थायी अवस्था कहते हैं, और एक होता है उच्च ऊर्जा स्तर, जिसे हम अस्थायी अवस्था कहते हैं।
ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक पहली कक्षक है और ये दूसरी कक्षक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है तो वो कैसी अवस्था में होगा? स्थायी। मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो क्या है, आप अपना स्थायित्व लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको ये क्या मिली? एक तरह से ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे ही ये आप थे, आप अपने घर पे हैं तो आपको क्या है, आप स्थायी हैं। और आपको जैसे घर वालों ने मोटिवेट किया कि नहीं आपको पढ़ना है, हमें ये बनना है, तो आप में क्या, आपने उस ऊर्जा को क्या कर लिया? ग्रहण। और आप मोटिवेट होकर कहाँ आते हैं? आप कोचिंग स्कूल में आते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। आप यहाँ मैक्सिमम कितनी देर रुकते हैं? 5 घंटे, ठीक है। तो वापस आप कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? फिर से आप घर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये आपका स्थायित्व तो नहीं है, यानी कि आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना। तो ठीक यही कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ होती है कि ये क्या करना चाहते हैं कि ऊर्जा तो अवशोषित कर लेते हैं, ऊर्जा अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी कि जहां इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका क्या नहीं होता? स्थायित्व नहीं होता। ये वापस कहाँ आने की कोशिश करते हैं? नीचे की तरफ। अब आप अपने घर जाओगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, और घर जाते क्या कहते हो? मम्मी खाना दे दो सबसे पहले, क्योंकि एनर्जी तभी आने वाली है। तो ठीक यही होता है कि जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो अपनी ऊर्जा का क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। उत्सर्जन से मतलब होता है कि अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। दोबारा सुनिए, हमने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है तो सबसे पहले क्या ग्रहण करता है? ऊर्जा। जो जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी है वो उसकी क्या कहलाती है? निम्न ऊर्जा अवस्था, यानी कि उसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। तो जैसे ही ऊर्जा को अवशोषण करेगा तो ये कहाँ जाएगा? उच्च ऊर्जा अवस्था में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो उच्च ऊर्जा अवस्था होती है वो कैसी होती है? अस्थायी अवस्था। अतः ये क्या करेगा? वापस दोबारा कहाँ आने की कोशिश करता है? अपनी निम्नतम अवस्था में। क्यों? क्योंकि वहां उसको क्या मिलेगा? स्थायित्व। तो जैसे ये नीचे आता है अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है। तो जो यहाँ टोटल एनर्जी होती है, हम कुल ऊर्जा को यहाँ किससे दिखाएंगे? डेल्टा ई से। वो किसके बराबर होती है? E2 माइनस E1। देखिए E2 क्यों लिया? क्योंकि E2 यहाँ पर जो उच्च ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और E1 जो होगी वो कम होगी, क्योंकि E2 से E1 की तरफ आ रहा है। तो और आपको पता है कि डेल्टा E बराबर होता है h न्यू, h बराबर होता है प्लांक नियतांक, और न्यू बराबर होता है आवृत्ति। ये सारी टर्म्स आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी कि म्यू क्या होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से एक एक चीज को, एक एक डेफिनेशन को क्लियर करके चलने वाले हैं। और हाँ, प्लीज आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि यूनिक वे क्लासेस की इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ सके, लाइक आ सके, और आप इतना तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हमने अब बात करी है हमारे 5 पोस्टुलेट्स की। जब हमने हमारा बोर मॉडल पढ़ रहे हैं तो बोर मॉडल में मैंने 5 अवधारणाएं आपको बताई हैं। सबसे पहले ये बताया कि ये किस पर आधारित है? ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत पर। इसके बाद मैंने आपसे 5 बातें करी कि सबसे पहले कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है। उस पथ को हमने किस नाम से जाना था? कोश, कक्ष और ऊर्जा स्तर के नाम से, ठीक है। फिर हमने दूसरी बात करी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पे 2 तरीके के बल काम करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करेगा? घूमता रहेगा। तीसरी बात हमने ये करी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा NH/2 का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। कभी भी दशमलव में नहीं होगा, मैं बता चुकी हूँ क्यों नहीं होगा। कभी आपने सुना है कि आप 2.5 कक्षा में पढ़े हो? नहीं सुना ना? क्या कहते हैं? हम दूसरी में हैं, तीसरी में हैं या फिर चौथी में। 4th पोस्टुलेट क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूम रहा है, यानी एक ही कमरे में यदि हम कंटिन्यू घूमेंगे तो हमारी ऊर्जा कुछ भी खर्च नहीं होती, नियत बनी हुई रहती है। हमारा लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है तो सबसे पहले ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वापस दोबारा नीचे आता है, और नीचे आने का कारण मैं बता चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर ऊपर इसको स्थायित्व नहीं मिलता, तो जैसे ये नीचे आता है अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, और इस समय जो टोटल एनर्जी होती है डेल्टा ई वो E2 माइनस E1 के बराबर होती है।
देखिए यहाँ तक कि मैं आपको अवधारणाएं पूरी बता चुकी हूँ कि कैसे अवधारणा है, क्योंकि इन्हीं अवधारणा के आधार पर हम जो आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करेंगे, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना करेंगे और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मैं आपको ये बता देती हूँ, ज्यादातर जो ये बोर मॉडल काम में लिया गया था वो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस, इनके लिए काम में लिया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर आपको बहुत सारे आगे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इनकी एक एक करके मैं आपको काउंट करना सिखाऊंगी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो ये सारी आपको नेक्स्ट वीडियोज में एक एक करके देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।